हेलो एवरीबॉडी, यह है क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 5। इससे पहले हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में 4 वीडियोस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ लिया है। 3 प्रैक्टिसेस हम पढ़ चुके हैं और हमारी जो नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो है इरिगेशन। इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इरिगेशन। इरिगेशन मतलब आपको याद है सिंचाई। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। नीड मतलब आवश्यकता। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रॉपर मतलब उचित तरीके से वृद्धि करने के लिए और विकास करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है या वह महत्वपूर्ण होता है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। और वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट की रूट्स। वाटर को पौधे की जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब। और वाटर के साथ साथ हमारी सॉइल में उपस्थित मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स में 90% वाटर ही होता है उनकी बॉडी में। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर इसलिए भी ज़रूरी है कि बीजों का जो अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, वो वाटर की एब्सेंस में या अंडर ड्राई कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है। इट डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। है ना, ड्राई कंडीशन मतलब सूखी अवस्था में वह कंप्लीट नहीं हो पाता है। Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plants. जो न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिजॉल्व होकर रूट्स में आ जाते हैं वह प्लांट के प्रत्येक पार्ट में ट्रांसपोर्टेड कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। वाटर प्लांट्स को फ्रॉस्ट यानी होती है अत्यधिक ठंड, शीतलहर जिसे हम कहते हैं, बहुत सर्दियों में बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, उन्हें हम फ्रॉस्ट कहते हैं या शीतलहर कहते हैं। एंड हॉट एयर करंट्स, इसके अलावा जो गर्मी में लू चलती हैं, हॉट एयर करंट्स चलते हैं, उनसे भी वाटर पौधे को या फसल को बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। इसलिए पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए, मॉइस्चर यानी नमी बनाए रखने के लिए खेतों में हमें रेगुलरली लगातार पानी देना होता है, वाटर उनको देना होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो यहाँ में इरिगेशन की डेफिनेशन मिल जाती है फ्रेंड्स। व्हाट इज दिस डेफिनेशन? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। सिंचाई किसे कहते हैं? रेगुलर इंटरवल्स पर, लगातार इंटरवल्स पर अपनी फसल को पानी की सप्लाई करना ही इरिगेशन या सिंचाई कहलाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। और हर फसल के लिए, है ना, किस फसल को कितना पानी देना है और किस समय पर पानी देना है, यह अलग अलग होता है, वेरी करता है, भिन्न होता है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। और सिर्फ फसल के लिए ही नहीं, अलग प्रकार की मिट्टी में अलग प्रकार से और अलग प्रकार के मौसम में अलग प्रकार से सिंचाई करना आवश्यक होता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। गर्मियों में, समर यानी गर्मी, गर्मियों में वाटर देने की या सिंचाई करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वह ज़्यादा होती है। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों होता है? Could it be due to the increased rate of evaporation of rain from the soil and leaves? क्या गर्मियों में ज़्यादा वाष्पीकरण होने की वजह से, है ना, इवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण, ज़्यादा वाष्पीकरण होता है मिट्टी से और पत्तियों से, इसलिए क्या गर्मी में हमें ज़्यादा वाटर देने की ज़रूरत पड़ती है? Then Bujo is asking, I am very careful this year about watering the plants. मैं इस वर्ष पौधों को पानी देने के लिए बहुत सावधानी बरत रहा हूँ या मैं बहुत उनके लिए सावधान हूँ। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। लास्ट ईयर या लास्ट समर, पिछली गर्मी में क्या हुआ, उसके प्लांट सूख गए, है ना, ड्राई हो गए और फिर वो डाइड हो गए, मर गए, प्लांट्स उसके सूख कर ख़त्म हो गए।
सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। नाउ वी विल रीड अबाउट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मतलब सिंचाई के साधन। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। यहाँ लगभग सभी के मीनिंग आपको आते होंगे। ये सभी हमारे इरिगेशन सिंचाई के साधन हैं। वेल्स कुएँ, ट्यूबवेल होती है, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स यानी झील, रिवर नदी, डैम्स यानी बांध, कैनाल्स नहरें ना, हमारे बांध पर नहरें निकाली जाती हैं, उसी से हम वहाँ पर नहरों से भी सिंचाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम दिखाए गए हैं कुछ सिंचाई के साधनों के। जैसे यहाँ पर मोट होती है चड़स, इसको हम पुराने समय में यूज करते थे गाँव में ना, आजकल तो सब इलेक्ट्रिक मोटर पंप का यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल परंपरागत साधन दिखाए गए हैं। दूसरा है हमारा चेन पंप ना, ये चेन से इसको बांध कर खींचा जाता था बैलों की सहायता से। देन सी में हमारे है ढेंकली। इधर जो डायग्राम दिखाया गया है इसे ढेंकली कहते हैं। एक तरफ इसमें ऐसे पत्थर बंधा होता है, दूसरी तरफ लंबा जो ये हमारा लकड़ी का डंडा है, इसमें बाल्टी बंधी है, और जब ये नीचे जाएगा तो वापस पानी भर के ऊपर आएगा है ना। फिर डी में हमारे रहट दे रखी है, इसको रहट कहते हैं है ना। इसमें बैल को बांध दिया जाता है और ये गोल गोल घूमता है। नीचे एक चेन पुली सिस्टम होता है ना, जिससे ये इसमें पाइप घूमता है ना, और ये इस व्हील को घुमाता है, जिससे पानी लगातार बाहर निकलता रहता है और नहरों के माध्यम से खेत में सप्लाई होता है। देन वी विल रीड अबाउट ईच मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत तरीके है ना, पुराने समय में कैसे सिंचाई होती थी। The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different method in different region। तो जो हमारा पानी अवेलेबल है वेल्स में, लेक्स में, कैनाल्स में, इसको अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लिफ्ट किया जाता है या ज़मीन से बाहर निकाला जाता है। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स में ले जाने के लिए या फसलों को सिंचाई करने के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। इन तरीकों में ह्यूमन लेबर मनुष्य का श्रम या फिर कैटल पशुओं के द्वारा इसमें उनको काम में लेकर इन तरीक़ों से पानी निकाला जाता था। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। इसलिए ये जो तरीके थे वो चीपर थे, मतलब सस्ते थे, इनमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, लेकिन ये लेस एफिशिएंट थे। लेस एफिशिएंट मतलब ये इतने अधिक कार्यकुशल नहीं थे, इनमें समय ज़्यादा लगता था, श्रम ज़्यादा लगता था और सिंचाई कम हो पाती थी। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशनल वेज क्या क्या हैं। पहला है मोट, जिसे पुली सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है चेन पंप, हमने डायग्राम में देखा है। देन तीसरा है ढेंकली एंड चौथा है रहट, इसको लीवर सिस्टम भी कहते हैं। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पम्प्स जो होते हैं वह जनरली पानी को लिफ्ट करने के लिए या ऊपर उठाने के लिए, बाहर निकालने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पम्प्स। और आजकल जो पम्प्स का यूज हो रहा है ना, मोटर पंप जिसको बोलते हैं, वाटर पंप, वो हमारी डीजल से भी चलती हैं, इंजन से चलता है, इंजन होता है हमारा जो डीजल से चलता है, बायोगैस से भी चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलते हैं, बिजली से चलने वाली मोटर, और सोलर एनर्जी वाले पंप भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं और उनको भी यूज किया जा रहा है। देन वी विल स्टडी अबाउट मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। आधुनिक तरीके, सिंचाई के आधुनिक तरीके। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। हमारे जो मॉडर्न मेथड हैं उनसे हम वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ करने में सक्षम हैं। वो हमें इकोनॉमिकली मतलब पानी की बचत करने में भी हेल्प करते हैं, पानी को वेस्ट नहीं होने देते हैं। द मेन मेथड्स यूज आर एज फॉलोज। और जो मेन मेथड है वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर, इसमें हम पानी की बौछार चलाते हैं। इसको हम फव्वारा सिस्टम भी कहते हैं हिंदी में। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। यह सिस्टम अनइवन लैंड, ऐसी भूमि जो समतल नहीं है ना, उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है, पहाड़ी है, और वहाँ पर यदि पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में पानी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर ये ज़्यादा यूजफुल है। द
perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular intervals। इसमें कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, है ना। परपेंडिकुलर मतलब सीधे खड़े हुए, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सीधे खड़े हुए पाइप हैं, है ना। इनके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल लगी होती है टॉप पर, है ना। ऊपर एक नोजल लगी होती है जो लगातार घूमती रहती है और जिससे वाटर जो है चारों तरफ फव्वारे की तरह छिड़काव पानी का होता है। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन रेगुलर इंटरवल्स, जिनको कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन पाइप के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle। जब पानी को हम मेन पाइप से इसको प्रेशर के साथ फ्लो कराते हैं तो यह रोटेटिंग नोजल से बाहर निकलता है। एस्केप करना मतलब बाहर निकलता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। यह क्रॉप के ऊपर स्प्रिंकल्ड होता है, पानी स्प्रिंकल होता है। स्प्रिंकल यानी कि फव्वारे की तरह छिड़काव होना, है ना। तो यह एक जैसे रेनिंग होती है, हमारी वर्षा होती है, उसी तरह से क्रॉप पर पानी का छिड़काव होता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। ये स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ पर ज़्यादा यूजफुल है? लॉन्स के लिए। लॉन्स मतलब जहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, है ना। मैदान अपने स्पोर्ट्स के लॉन होते हैं, स्टेडियम वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। और कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी आप जानते हैं कि ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती है, चाय कॉफ़ी वगैरह, तो वहाँ पर भी इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये वहाँ पर काफ़ी यूज़फुल है। देन हमारा जो नेक्स्ट मॉडर्न मेथड है वह है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम को हम कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस सिस्टम में पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके रूट्स के पास गिरता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए हम इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। ये फ्रूट प्लांट्स जो काफ़ी बड़े होते हैं, है ना, जैसे संतरा के, सेब के, आम के प्लांट्स होते हैं, बगीचे होते हैं, उनके लिए यह टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है या बेस्ट होती है। गार्डन्स एंड ट्री, गार्डन में ट्रीज़ के लिए वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, सारा पानी डायरेक्ट जड़ में जाता है और वह पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इट इज़ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। बून मतलब होता है आशीर्वाद। यह उन रीजन के लिए एक आशीर्वाद की तरह है जहाँ पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है वह बहुत कम है, वेरी पुअर है, जहाँ पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे हमारे रेगिस्तानों में, है ना। तो आपको ये दो मेथड अच्छे से याद रखने हैं। वाटर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, जिसमें हम पानी की अच्छे से बचत कर सकते हैं। पहला तो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है और दूसरा ड्रिप इरिगेशन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से प्रोटेक्शन करना, फसल को बचाना। किससे? वीड्स यानी खरपतवार, खरपतवार से फसल की सुरक्षा। Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants। बुजो और पहली एक नियरबाई गेहूं के खेत में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि कुछ अदर प्लांट्स, कुछ दूसरे ही पौधे वहां पर wheat plants के साथ उगे हुए हैं। Have these other plants been planted purposely? क्या इन प्लांट्स को भी फसल के साथ किसी उद्देश्य के लिए उगाया गया है? ये बुजो पूछता है। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। खेतों में कई बार अनडिजायरेबल, है ना, अवांछनीय या अवांछित प्लांट्स भी उग जाते हैं नेचुरली, प्राकृतिक रूप से फसल के साथ साथ। दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इस तरह के अवांछनीय पौधे वीड्स या खरपतवार कहलाते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और वीड्स को बाहर निकालना, उनको खेत से बाहर निकाल कर फेंकना ही क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है, जिसे हम निंदाई करना भी कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट
with the crop plants for water, nutrients, space and lights। ना वीडिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वीड compete with the crop plants, ये हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ compete करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, या उनके साथ ये एक संघर्ष करते हैं फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। किसके लिए? पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए, है ना। ये उनको हमारी जो क्रॉप होती है उन प्लांट्स को बढ़ने नहीं देते हैं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और वह हमारी फसल की ग्रोथ को अफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं। सम weeds इंटरफियर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ weeds जो कि उनके जहरीले फल होते हैं वह हार्वेस्टिंग के समय, कटाई के समय, फसल तैयार करते समय वो इंटरफियर करते हैं, परेशानी उत्पन्न करते हैं, और वे पॉइजनस भी हो सकते हैं जंतुओं के लिए या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव weeds एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। हमारे फार्मर्स कई तरीके अपनाते हैं weeds को कंट्रोल करने के लिए और उनकी ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीट। तो हमने पहले टिलिंग पढ़ा है, हकाई करना, हल चलाना, खेत जोतना। उसमें हम बीजों को बोने से पहले, बिफोर सोइंग, बीजों को बोने से पहले वे उन खरपतवार को निकाल देते हैं या किल कर देते हैं। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, जो कि सूख जाते हैं ना, उनकी जड़ों से निकलने के बाद वो सूख जाते हैं और सूखने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और एक तरह से मैन्योर बन जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। तो किसी भी वीड को खेत से बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छा, बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जब वे फ्लावर या सीड प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, उससे पहले उनको निकालना आवश्यक होता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। इसको हम हाथ के द्वारा मैन्युअली भी करते हैं, जिसमें वीड्स को जड़ से उखाड़ना भी शामिल होता है, या फिर उनको क्लोजली टू द ग्राउंड के पास से, मिट्टी के पास से, जड़ से पास से उनको काटना होता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। यह एक खुरपी की सहायता से किया जाता है। खुरपी या कुदाली होती है, उसकी सहायता से यह काम किया जाता है वीडिंग का। और सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड। इससे पहले हमने सीड ड्रिल के बारे में पढ़ा है, उसको भी हम वीड्स को निकालने में यूज कर सकते हैं। वीड आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, है ना। अभी आजकल मॉडर्न टेक्निक्स में कुछ केमिकल्स, दवाइयाँ वगैरह भी आती हैं जो कि वीड्स को मारती हैं। दीज आर कॉल्ड वीडिसाइड्स, और उनको हम क्या कहते हैं? वीडिसाइड, खरपतवार नाशक। लाइक 2,4-D, और एक एग्जांपल दिया गया है उसका 2,4-D, है ना। ये क्या है? एक वीडिसाइड है। आपको अच्छे से याद रखना है कि वीडिसाइड क्या होती है। वीडिसाइड्स आर सर्टेन केमिकल्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल्ड फॉर वीड्स। वो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती हैं, और एग्जांपल है 2,4-D। These आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। इनको स्प्रे किया जाता है खेत में ताकि खरपतवार मर जाए, ख़त्म हो जाए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, और इनकी खास बात क्या होती है? ये हमारी फसल को डैमेज, नुकसान नहीं करते। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर। वीडिसाइड्स को पानी में मिलाकर, डाइल्यूटेड विद वाटर मतलब पानी में मिलाकर, इसको एक निश्चित मात्रा तक इसको एक्सटेंड किया जाता है, और फील्ड में एक स्प्रेयर की सहायता से, मशीन की सहायता से इसको छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। जैसे आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये मशीन है ना। इसमें उन्होंने दवाई को, वीडिसाइड को डाइल्यूट करके भरा हुआ है, और स्प्रेयर की सहायता से वो खेत में उसको स्प्रे कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन होल्डिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? क्या ये हमारे जो वीडिसाइड्स होते हैं, खरपतवार नाशक दवाई होती है, यह वीडिसाइड स्प्रेयर या उसको हैंडल करने वाले पर्सन पर कोई प्रभाव डालते हैं क्या? ऐसा जो पूछता है। एज ऑलरेडी मैंशनड, द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन।
जैसा हमने पहले पढ़ा है कि वीडिसाइड कब स्प्रे किया जाता है, जब वीड्स में फ्लावर्स और सीड फॉर्मेशन होने वाली होती है, जब उनमें फूल और फल आने वाले होते हैं, उस समय उन पर छिड़काव किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, और वीडिसाइड के स्प्रे करने से फार्मर्स किसान की हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसलिए उन्हें इन केमिकल्स को बहुत सावधानी के साथ यूज करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। इन केमिकल्स के स्प्रे के दौरान उनको अपने नाक और मुंह को क्लॉथ से बांधकर रखना चाहिए, ताकि वह दवाई उनके मुंह में ना जाए और उन पर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू।